गुड इवनिंग ऑल, कैसे हैं आप सब? आवाज जा रही है मेरी सबको? नमस्ते सर। गुड आफ्टरनून सर। जी सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर। स्क्रीन शेयर किया, स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? जी सर, जी ऑडिबल सर। विजुअल है। ऑडिबल है, विजिबल है, सब कुछ है, ठीक है, गुड। तो आज एक हम न्यू यूनिट शुरू कर रहे हैं पेपर 1 का, और यूपीएचसीएससी का यूनिट 4 है, पीपल एंड इन्वायरमेंट। तो ऊपर लिख सकते हैं यूपीएचसीएससी का यूनिट 4, पीपल एंड इन्वायरमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ नेट जेआरएफ परीक्षा के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पीसीएस के लिए, आईएएस के लिए, दुनिया में जितने भी परीक्षाएं होती हैं सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वायरमेंट या पर्यावरण। ठीक है? क्यों है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या पढ़ना है इसमें, परीक्षा में सवाल कहाँ पूछे जाते हैं, आज की क्लास में इस पर डिस्कशन करेंगे। तो जितने लोग क्लास में नहीं आए हैं, जिस भी ग्रुप में आप लोग हैं, उस ग्रुप में इन्फॉर्म कर दीजिए कि ये क्लास बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसको मिस किया आपने तो फिर नहीं होगा जेआरएफ, नहीं होगा असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई नहीं करवा सकता आपका, ये ध्यान रखना है। ठीक है? तो सबको बता दीजिए, जो लोग मस्ती वाले आलम में है ना, वो दिक्कत हो जाएगी उनको, क्योंकि क्लास की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, स्टूडेंट कम आते हैं। ग्रुप में 70-80 लोग हैं, क्लास में 30-40 लोग आते हैं। ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही बताना था आप लोगों को। और दूसरा एक न्यूज शेयर किया गया है, वो सारे ही न्यूज़पेपर में आया हुआ है, और जिसका हेडिंग है कि अब गोला काला करने से काम नहीं चलेगा विस्तार में लिखने होंगे जवाब तो तो सर मेरा मत सवाल था सर, क्या मत उठाइए, ये मत इसी बात उठाइए। से? नहीं, मत उठाइए हाथ, मुझे पता है आपका सवाल क्या है, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए पहले ध्यान से। तो ऐसा नहीं है कि न्यूज में आया है तब सतर्क होना है। मैं लगातार कई सारे क्लासेज में, बैचेज में ये बोल रहा हूँ कि केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अभी ये जीडीसी ने दिया है, यूपीएचसीएससी भी देगा, आने वाले समय में एनटीए भी करेगा, सबको करना है, क्योंकि यही एक सोल्यूशन है। असिस्टेंट प्रोफेसर गोला काला करके नहीं बन पाएंगे आप लोग ना। तो इससे कहानी खत्म होने वाली है उन लोगों की जो गाइड पढ़ के पढ़ाते हैं, जो गाइड पढ़ के परीक्षा देते हैं, और जो तुक्का भिड़ाते हैं, तो कहानी हो जाएगी खत्म, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए ही चाहिए, आज नहीं तो कल करना ही करना है। तो एक टीचर, एक साहित्यकार या एक थिंकर का काम ये है कि जो चीजें होने वाली हैं उसके बारे में पहले से बताया जाए आप लोगों को। तो ये मैं बहुत पहले से आपको बता रहा हूँ, और मेरा क्लास में अप्रोच यही रहता है कि अगर एक टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक से अगर रिटेन क्वेश्चन पूछ रहा है तब भी आप कर पाए, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है तब भी आप कर पाए, अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए तब भी आप कर पाए। तो ये हमारा अप्रोच पहले से ही है, और यही अप्रोच होना चाहिए शिक्षा व्यवस्था का, कि जो भी टॉपिक लगाया गया उसमें स्टूडेंट को इतनी बेसिक और कंसेप्चुअल जानकारी दी जाए जिससे कि वो रिटेन, ऑब्जेक्टिव, इंटरव्यू सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाए। और मेरा इससे ज्यादा जोर होता है आपके जीवन की परीक्षा पर, आप एक बेहतर इंसान बने। ठीक है? क्योंकि ये सारी परीक्षाएं तो बस 2-4 साल में खत्म हो जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा 30 साल, 35 साल, उसके बाद तो कोई परीक्षा नहीं देंगे आप। असली परीक्षा शुरू होती है जीवन की 35 के बाद वाली, और वो 35 से लेकर 60 साल तक आपको देनी पड़ती है। उसमें 90% लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि उसको वो परीक्षा मान के चलते ही नहीं है। ठीक है? तो जीवन की परीक्षा निकालने के लिए रिटेन परीक्षा, ऑब्जेक्टिव परीक्षा, इंटरव्यू, और सारी चीजें, बोलना अच्छा, एक अच्छा कम्युनिकेट करना, अच्छे से बोलना, एक बेहतर इंसान बनना, ये सारी चीजें एक साथ ही होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ेंगे, फिर रिटेन के लिए पढ़ेंगे, फिर इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं होता है। सारी तैयारी एक साथ होती है, कहीं से कुछ भी पूछा जाए तो आप करने की स्थिति में रहें। ठीक है? अब बताइए गौरव, क्या सवाल है आपका? बोलिए बोलिए बोलिए, अब क्या सवाल है? अब किसका क्या क्या सवाल है, पूछिए। सर हो गया, मिल गया जवाब। मिल गया जवाब? तो मैं बोलता हूँ ना कि धैर्य बना के रखेंगे तो पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बचना है, थोड़ा सा सुनना है पहले। लर्नर शुड बी ए गुड लिसनर। ध्यान से सुनिए, मुझे पता है आप लोगों को क्या चाहिए, बिना मांगे वो मिलेगा। एनटीए के बिना कहे, या यूपीएचसीएससी या जीडीसी या असिस्टेंट प्रोफेसर के बिना कहे वो सारी चीजें मिलेंगी। क्योंकि ये क्लासेज मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस तरह की चीजें एजुकेशन में आए। आप समझ पा रहे हैं? तो ये मेरा इंटरेस्ट है। थॉमस हॉब्स कहता है ना कि हर व्यक्ति स्वार्थी होता है, तो इस मामले में मैं स्वार्थी हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो
इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं कि आईएएस बनते हैं कि क्या बनते हैं, नहीं बनते हैं। ना तो मैं किसी का मूल्यांकन इस बात से करता हूँ कि किसने कौन सी सरकारी नौकरी निकाल ली है या किसने क्या कर लिया है। ये सारी चीजें हो जाएंगी, ये सारी चीजें हो जाएंगी एक बार अच्छे से अगर आप विषय की समझ बना लेंगे, एक बेहतर इंसान बन जाएंगे। तो ये सारी चीजें सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। ये साध्य नहीं है आपका, ये साधन है। ये सारी चीजें साधन है कहाँ तक, एक बेहतर जीवन तक जाने के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं, इसलिए ताकि एक ठीक ठाक सैलरी मिले, सोशल स्टेटस हो आपका, अच्छी सी शादी हो जाए ना, कोई आपको मना ना करे। और ढंग का लड़का है लड़की होगी तो उसको इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि आप आईएएस हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उसको इस बात से फर्क पड़ता है कि आप कितने बेहतर इंसान हैं। अगर आप बेहतर इंसान नहीं रहेगा तो लात मार देगी या मार देगा आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब को और आपके आईएएस के पोस्ट को, या वट जो भी आपको लगता है कि दुनिया में बहुत तोप वाली चीज होती है उसको भी। तो बेहतर इंसान बनना बहुत जरूरी है। और बेहतर इंसान तभी बनेंगे कि जब आप जो चीज पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़े, अच्छे से समझे। ठीक है, अभी यूपीएससी का एग्जाम है, तो किसी ने मुझसे कहा नहीं कि सर आप 3 घंटे क्लास लीजिए, लेकिन मैं ले रहा हूँ 3 घंटे की क्लास। जो जरूरी है आपको बता रहा हूँ। अभी 5 बजे से हम लोग क्वेश्चन सेशंस भी आएंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे 15 दिन लगातार। तो वो मोर देन सफिशियंट होगा, उतना आप लोग कर लेंगे तो हो जाएगा परीक्षा। ठीक है, तनाव नहीं लेना है। उतना करने के बाद नहीं होता है तो कोई बात नहीं, कोशिश तो किया हमने, 100% प्रयास तो किया, नहीं हुआ कोई बात नहीं। कोशिश में कमी नहीं होनी चाहिए, बाकी चीजें अपने हाथ में नहीं है। तो अभी इन्वायरमेंट में हम लोग आ गए हैं, तो ये इन्वायरमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इन्वायरमेंट या पर्यावरण, आपने देखा कि लिखा हुआ है पीपल एंड इन्वायरमेंट, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, एनडीए में क्या लिखा हुआ, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। तो क्या चीजें हैं, 3 चीजें हैं, लोग, विकास और पर्यावरण। ठीक, तो लोग का मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति कौन केंद्र में है, व्यक्ति केंद्र में है। विकास का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति वो अपने चारों तरफ के परिवेश को बदलता है। जो अपने परिवेश बोल दिया तो चारों तरफ आ ही जाएगा। तो जो अपने परिवेश को बदलता है या बदलना चाहता है ना, बदलता है या बदलना चाहता है, बदलना चाहता है। और पर्यावरण में 2 चीजें आती हैं, जिसको आप प्रकृति भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकृति में 2 चीजें आती हैं। एक तो आपकी आंतरिक प्रकृति, जब आप विकास करते हैं तो आप बाह्य रूप से ही विकास नहीं करते हैं बल्कि आंतरिक रूप से भी विकास करते हैं। आपका इंटरनल ग्रोथ होता है, आत्म विकास जिसको बोलते हैं। शिक्षा का बेसिक उद्देश्य आत्म विकास करना भी है, कि आपका आंतरिक विकास कितना हुआ। और जब आंतरिक विकास की बात होती है तब आपके आंतरिक पर्यावरण की बात होती है, आपके जो मूल स्वभाव है या मूल व्यक्तित्व है उसकी बात होती है। मूल स्वभाव या मूल व्यक्तित्व की बात होती है। और बाह्य विकास का मतलब ये हुआ, बाह्य पर्यावरण के साथ आप छेड़छाड़ करते हैं। तो बाह्य विकास मतलब कि बाहरी आवरण, आपके चारों तरफ का बाहरी आवरण है, बाहरी आवरण है। ठीक, ये एक बेसिक समझ है, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, किसी नोट्स में नहीं मिलेगा, किसी भी नोट्स में नहीं मिलेगा, किसी भी किताब में नहीं मिलेगा ये चीज जो मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ये मेरा समझाने का तरीका है कि टॉपिक को लेकर के अप्रोच स्टूडेंट का कैसा होना चाहिए। तो लोक विकास और पर्यावरण का मतलब कि जो व्यक्ति विकास करता है। जैसे आपने क्या पढ़ा कि शिक्षा का मूल उद्देश्य है व्यक्ति का विकास करना ना, व्यक्ति के अंदर चिंतन करने की क्षमता विकसित करना, व्यक्ति के व्यवहारिक परिवर्तन करना। और जब व्यक्ति के अंदर चिंतन करने की क्षमता विकसित होगी तो 2 चीजों पे वो क्या करेगा, प्रभाव डालेगा। कहाँ कहाँ, एक तो उसका आंतरिक व्यक्तित्व बदलेगा, आंतरिक व्यक्तित्व बदलेगा। ठीक है, वो अंदर से एक सुलझा हुआ इंसान होगा, वो तार्किक करेगा और जो डिसीजन लेगा वो डिसीजन सोच समझ के लेगा, तो उसका जीवन ऐसे ही बेहतर हो जाएगा। दूसरा, जब वो आंतरिक विकास करेगा तो बाह्य चीजों को भी प्रभावित करेगा। जब आप तार्किक रूप से चिंतन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि हमने जितना भी विकास किया है, चाहे वो भौतिक विकास हो, चाहे वो आध्यात्मिक विकास हो, चाहे वो सामाजिक विकास हो, चाहे वो राजनैतिक विकास हो, तो वो सारे ही भौतिक जो मटेरियलिस्टिक
डेवलपमेंट है, बिल्डिंग, ब्रिज, बड़ी बड़ी इमारतें, ठीक है, शहर, आध्यात्मिक जो आपका इंटरनल ग्रोथ है, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वॉट एवर एटसेट्रा। तो जो आप तार्किक रूप से सोचेंगे तो ये समझ पाएंगे अगर हमारे चारों तरफ का जो आवरण है, जिस जहां से हमें ऑक्सीजन मिलता है, जहां से हमें पीने के लिए पानी मिलता है, जहां से हमें भोजन मिलता है, जहां से हमें रहने के लिए घर मिलता है, आवास मिलता है, अगर हम उसको ही नहीं बचा पाएंगे, अगर ये सारी चीजें ही प्रदूषित हो जाएंगी, तो फिर हम ये सारा विकास करके कहाँ रहेंगे? क्योंकि हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो हम आंतरिक विकास करके करेंगे क्या? सारी कहानी हो जाएगी खत्म। इसलिए इन्वायरमेंट या पर्यावरण सभी परीक्षाओं में समान रूप से इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में पता चलता है कि 100 में से 40-40 क्वेश्चन पर्यावरण से पूछ दिया है। यूपीपीसीएस में, नेट जेआरएफ में और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी 3 से 4 सवाल आते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है, पूरा एक यूनिट लगा रखा है। यूनिट 4 है यूपीएचसीएससी का, पीपल एंड एनवायरमेंट, लोग और पर्यावरण, जिसमें आपको पढ़ना है लोगों का पर्यावरण के साथ क्या इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो लोगों का पर्यावरण के साथ इंटरेक्शन, ठीक है। और क्या पढ़ना है आपको उसमें? इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंट का जो डिग्रेडेशन होता है, पर्यावरण का जो निम्नीकरण या क्षरण होता है, उसके क्या कारण है। मतलब जो आपको मैंने बताया कि जो हमारे चारों तरफ का आवरण प्रदूषित हो रहा है, तो इसके कारण क्या है और समाधान क्या है। कारण और समाधान क्या क्या है, ठीक। इसके बाद आपको पढ़ना है नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स फॉर बेटर एनवायरनमेंट। तो राष्ट्रीय और वैश्विक, वैश्विक क्यों लिखा गया इसमें, राष्ट्रीय क्यों नहीं लिखा गया, इस पे भी बात करेंगे अभी। तो राष्ट्रीय और वैश्विक लेवल पे, भारत और विश्व स्तर पे पर्यावरण को लेकर के या बेहतर पर्यावरण के लिए क्या क्या चीजों पे बात हुई, क्या क्या कॉन्फ्रेंस हुए, क्या क्या सम्मेलन हुए, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और चौथा, इन्वायरमेंटल कंट्रोल, पर्यावरण को कैसे नियंत्रित किया जाए, ये यूपीएचसीएससी का सिलेबस है। ये उन्होंने 4 टॉपिक लिखा है, एनटीए ने लंबा लिखा है, दोनों कहना एक ही बात चाहते हैं, दोनों का सिलेबस एक ही है। एनटीए का सिलेबस ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो क्या है, लोग, विकास और पर्यावरण कैसे कनेक्टेड है आपको बता दिया, ठीक है। अब लोग और पर्यावरण, चूंकि हम अपने विकास के चक्कर में पर्यावरण को क्या कर रहे हैं, अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, पर्यावरण को इम्पैक्ट डाल रहे हैं, और हमें ये पता ही नहीं कि हम जिस डाली पे बैठे उसी डाली को काट रहे हैं। हम पीएचडी कर लें, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं और सांस ही ना ले पाए तो किसी काम का है वो? या आईएएस बन जाएंगे आप और हवा में जहर है, पानी में जहर है। गाँव में अब वाटर प्यूरिफायर लगने लगे हैं, नहीं तो गाँव में नल से बढ़िया मीठा पानी आता था पहले। ये अभी अभी हमारे समय की बात है। अब समझ पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेरे पिताजी के जमाने आता था, हमारे समय की बात है अभी। जो सरकारी चापानल लगा रहता था गाँव में, उससे हम लोग चला के पीते थे, इतना बढ़िया मीठा पानी आता था। अब वो पानी भी प्रदूषित हो गया है। अब गाँव में भी लोग क्या लगाते हैं, आरओ लगाते हैं, मिनरल वाटर पीना पड़ता है। कुछ पहाड़ी इलाकों को छोड़ करके बाकी जगह मैदानी क्षेत्र में कमोबेश यही हालत है, ठीक है। इससे पता ये चलता है कि पर्यावरण क्या हो रहा है, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, पर्यावरण पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। और ये नकारात्मक प्रभाव जो है, ये हमारे इन सारी चीजों को प्रभावित कर रहे हैं। ऑक्सीजन, पानी, भोजन, आवास, खाने में कितनी मिलावट हो गई है। पैकेट वाला दूध गांव में मिलने लगे हैं अब समझ पा रहे हैं। और बाकी जो फसलें आ रही हैं उसमें कितने केमिकल फर्टिलाइजर्स आ गए हैं। सब्जियां खाते हैं आप, ग्रीन वेजिटेबल्स कहने के लिए, दिल्ली में तो हरी सब्जी खाना ही नहीं है, ये हाल हो रखा है। क्योंकि उससे चाहे कुछ और खा लीजिए, ज्यादा सही रहेगा, वो हरी सब्जी के नाम पे हरा जहर है। आवास, जहां आप रहते हैं उस घर को ऐसा बना रखा आपने, ना तो उसमें हवा आने की जगह, ना धूप आने की जगह तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम अपने अपना भविष्य खुद खराब कर रहे हैं। तो ये नकारात्मक प्रभाव जो पर्यावरण पे पड़ रहा है, इसके 2 कारण हैं, ठीक है। इसके 2 कारण हैं। एक कारण है प्राकृतिक कारण, जैसे भूकंप आ गया, सुनामी आ गई ना, और ये सारी चीजें आई और प्रकृति पे असर पड़ा और प्रदूषण हो गया। जैसे ज्वालामुखी के कारण भी होता है वायु प्रदूषण, ठीक है, फ्लाई एश निकलते हैं उससे।
दूसरा कारण है मानव जनित कारण, मानव जनित कारण, जिसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, ठीक है। सो मानव जनित कारण, प्राकृतिक कारण को रोक पाना हमारे हाथ में नहीं है। भूकंप को हम नहीं रोक सकते, सुनामी को हम नहीं रोक सकते, ज्वालामुखी फटने से हम नहीं रोक सकते, तो इस पे बात नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारी डेली की गतिविधियां हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसको नियंत्रित कर सकते हैं, इसको नियंत्रित कर सकते हैं, इसलिए पर्यावरण पे इस पे बात करेंगे। तो दो चीजें आपको ध्यान रखना है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसी क्लास में मिलेगा, बस बता रहा हूँ। दो चीजें ध्यान रखना है पर्यावरण को लेकर के। जब ये बोला जाए कि पर्यावरण से अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अप्लाइड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अप्लाइड क्वेश्चन का मतलब ये वाले क्वेश्चन से है। अप्लाइड का मतलब क्या बोला, जो हमारे व्यवहार में है। तो हमारा शिक्षा क्या करता है, व्यवहारिक परिवर्तन करता है, और वो व्यवहार अगर ऐसा है जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, तो फिर उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। इसलिए एनवायरमेंटल एजुकेशन सबको शामिल किया गया है। केवल व्यवहारिक परिवर्तन से काम नहीं चलेगा, बल्कि ये व्यवहार पर्यावरण में भी होना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं और सड़क पे कचरा फेंकते हैं, ठीक है, ऐसी सारी एक्टिविटीज करते हैं जिससे एनवायरमेंट, पेड़ काटते हैं, ठीक है, और ऐसी सारी एक्टिविटीज करते हैं जिससे एनवायरमेंट प्रदूषित हो रहा है, तो आपके पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो आपने पढ़ा वो आपके व्यवहार में नहीं है। तो अप्लाइड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, व्यवहारिक परिवर्तन, ठीक है। दूसरा, एनटीए में भी लिखा हुआ है, इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन इंटरेक्शन, यूपीएचएससी में भी लिखा हुआ, हर जगह लिखा हुआ है, सब जगह लिखा हुआ है। तो इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन इंटरेक्शन का क्या मतलब है, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि पर्यावरण का जो मानव से संबंध है, जो अंतः क्रिया है, उसके कारण पर्यावरण पे जो प्रभाव पड़ रहा है वो आपको पढ़ना है। क्योंकि पर्यावरण तो आप पूरा पढ़ते ही रहेंगे, पर्यावरण तो बहुत बड़ा टॉपिक है, आप समझ पा रहे हैं। तो सिलेबस के रीड बिटवीन द वर्ड्स पढ़ करके ये समझना कि क्या आप कह रहे हैं वो, और कहां से सवाल पूछेंगे। तो अप्लाइड क्वेश्चन भी यही, और इन्वायरमेंट और ह्यूमन का इंटरेक्शन, मतलब कि मानव के वो व्यवहार जो पर्यावरण से अंतः क्रिया करते समय पर्यावरण प्रदूषण के, या पर्यावरण को प्रभावित करने के, या पर्यावरण पर नकारात्मक रूप से प्रभाव डालने के कारण है, आपको वो पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को क्या बोलता हूं कि परीक्षा में रिजल्ट क्या आएगा ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत करना हमारे हाथ में है। तो हमारा जो व्यवहार है, मतलब कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो हमारे हाथ में है। क्वेश्चन कहाँ से आएगा ये हमारे हाथ में नहीं है। तो आपका जो हाथ में है आपको वो काम करना है। तो आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में ये वाला है, आपके हाथ में ये नहीं है। भूकंप को नहीं रोक सकते आप, आई बात समझ में। तो ये पर्यावरण पे भी लागू होता है और आपके पढ़ाई लिखाई पे भी लागू होता है। अभी 17 तारीख को आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, तो आपके हाथ में क्या है, अब तक कुछ अगर नहीं पढ़ा है तो आज से लेकर के 17 तारीख तक जितना भी समय है आपके पास, दिन रात पढ़िए। इतना पढ़िए कि 15 दिन को 2 महीने में कन्वर्ट कर दीजिए। पहले 2 घंटे पढ़ते थे, अब 8 घंटे पढ़िए। 4 टाइम्स कर दिया आपने, तो 15 × 4 कर दीजिए, सीधे 2 महीना हो गया। आई बात समझ में। और ये नहीं करेंगे और साल भर पढ़े हुए हैं तो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस थोड़ा होल्ड करके मैंने इस पे फोकस किया है। तो इससे पेपर 1 वालों को क्या फायदा होगा, एक तो आईसीटी की क्लास चली रही 6 बजे से, ये वाला कर लेंगे और साथ में क्वेश्चंस भी करेंगे, तो उनको आइडिया लगेगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में, एनटीए और असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ध्यान रखना है। एनटीए का परीक्षा फिर भी साल में 2 बार हो जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का परीक्षा कितने साल बाद हो रहा है? कितने साल बाद हो रहा है? 3 साल बाद, 3 साल, 3 साल बाद सर, 3 साल बाद। लगभग 2.5 है, लगभग 3 साल बाद। हाँ, तो लगभग 2.5 से 3 साल बाद हो रहा है। तो आपको ये समझना होगा कि ये समय 15 दिन उनके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ आपकी भी तैयारी हो रही है, आप भी समझ पा रहे हैं कि अच्छा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं तो हवा भी नहीं लगता कि सिलेबस क्या होता है यूपीएससी का।
ठीक है, और अभी जो कटिंग आई है वो एक डेमो है, आने वाले समय में यही होने वाला है, बच के नहीं जा सकते, गाइड से काम नहीं चलेगा। और गाइड पढ़ के परीक्षा निकाल के आप अच्छे टीचर नहीं बन पाएंगे, लिख के रख लीजिए इसको आप। गाइड लिखना है आप लोगों को, गाइड लिखना है, गाइड पढ़ना नहीं है, गाइड लिखना है। पढ़ करके जो आप नोट्स बना रहे हैं ना, यही नोट छपवा दीजिएगा, गाइड बन जाएगा। जो आप लोग 50 पेज 45 पेज का हर यूनिट के बाद नोट भेजते हैं मुझे, इसी को छपवा दीजिएगा और नीचे अपना नाम लिखवा दीजिएगा, ठीक है। और लिखिएगा कि ये मेरे अथक परिश्रम और मेहनत का परिणाम है। बढ़िया अपना नाम लिखवा के छपवा दीजिए, उसको क्या दिक्कत है, हो गया काम। ठीक है, तो आप समझ पाए एनवायरमेंट क्यों पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अब सिलेबस पे आइए, क्या कह रहे हैं ये, डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, विकास और पर्यावरण का क्या संबंध है। तो विकास और पर्यावरण का ये संबंध है कि एकदम अंधाधुंध विकास कर रहे हैं हम, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मान रहे हैं। तो विकास और पर्यावरण, ठीक है, ये विकास विकास भैया नहीं है, ध्यान रखना है, ये डेवलपमेंट है। ठीक है, नहीं पता चला कि हे विकास तुम्हारा पर्यावरण से क्या संबंध है। तो डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। मुझे अच्छे जोक नहीं आते हैं, तो इसी सब जोक से आप लोग काम चला लिया करिए। मैं सोचता हूँ कि मैंने कई बार कोशिश की है कि मैं क्लास में कुछ अच्छे अच्छे जोक सुनाऊं, लेकिन मैं सुना नहीं पाया। इससे पता चलता है कि जो टीचर लोग होते हैं अच्छा जोक नहीं सुना पाते हैं। तो इसलिए खड़ी बोली में नहीं हो पाती है, ब्रज भाषा में ही कविता अच्छी होती है। कई बार कोशिश किया मैंने, नहीं हो पाई मुझसे, इसलिए नहीं होता है। तो विकास और पर्यावरण मतलब कि डेवलपमेंट, विकास जो हम कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, वो किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किसका विकास, किसका विकास हो रहा है। ठीक है, तो जितने भी जल जंगल जमीन के लोग हैं, जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और बड़ी बड़ी चीजें स्थापित किए जाते हैं और जंगलों को काटा जाता है, उनको बेघर किया जाता है और वो लोग नक्सलवादी बनते हैं, और हम लोग किताब लेके पढ़ रहे होते हैं अपने टेबल चेयर पे, और हम बोल रहे होते हैं कि कितने बेकार टाइप के लोग हैं, नक्सलवाद फैला रहे हैं, लड़ रहे हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क पड़ना चाहिए हमें, क्यों पढ़ना चाहिए, ये आपका जवाब देगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को क्यों देखना चाहिए, विश्व स्तर पे पर्यावरण को क्यों लेना चाहिए। ठीक, तो जो जल जंगल जमीन है, ये पर्यावरण है। जल, अभी आपने पढ़ा पानी, जंगल पेड़ पौधे वातावरण, ऑक्सीजन वहीं से निकलता है, ऑक्सीजन वाला आ गया। तो जो 4 टॉपिक बताया वही पर्यावरण, उसके अलावा कुछ भी नहीं है पर्यावरण में। ये जो इमेज आपको बना दिया है ना, यही पर्यावरण है बस, और कुछ पर्यावरण है नहीं। अब इसी को घूम घूम के पढ़ेंगे हम लोग। जो बनाया है बस यही है, पानी भोजन आवास और ऑक्सीजन, क्योंकि यही हमें चाहिए पर्यावरण से। हम पर्यावरण में रहते हैं, वहीं से खाना खाते हैं, वहीं से पानी पीते हैं, वहीं से ऑक्सीजन लेते हैं। ये मूलभूत चीजें हैं, ये हमें मिल जाए तो बाकी चीजें नहीं मिलेगा तो हम काम चला लेंगे। तार्किक रूप से सोचना, अच्छी शिक्षा का महत्व इसीलिए ताकि ये चीजें मिलती रहे, नहीं तो नहीं मिलेंगी। क्योंकि हम सोच ही नहीं पाएंगे कि जो पेड़ काट रहे हैं वो आने वाले समय में हमारे बच्चों को काट देगी, हमारी पीढ़ी को काट देगी, नस्ल खत्म कर देगी, कहानी खत्म कर देगी। तो जिस तरह से केवल गोला मार्क करने से असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते आप, कहानी खत्म होने वाली है गाइड धारी लोगों की, जो गाइड रट करके और पढ़ा करके पहले का उत्तर बी है, बी है, बी है करते हैं इधर से उधर, और स्टूडेंट लगता है कि बाप रे क्या पढ़ाया है, क्या पढ़ाईस है, एकदम पढ़ाई दीस है, सब परीक्षा में आईस है, और समझदारी बिल्कुल विकसित नहीं हुई है ना। तो उन लोगों की होने वाली कहानी खत्म। तो मैं तो देखा तो खुश हो गया, मैंने कहा ये होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, सुस्वागतम। बताइए शुभम, हैंड क्या गलती से हो गया, गलती से हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और गाइड गलती से से नहीं हुआ था बोलिए बोलिए बोलिए। सर। मैं कह रहा था कि इससे बहुत बच्चों की सर प्रतिभा भी छिपी रह जाती थी। आज मेरे हम्म ही कॉलेज के सर प्रोफेसर ने बताई कुछ चीजें, और उन्होंने हम्म बताया 8-10 मतलब असिस्टेंट प्रोफेसरों का नाम, कि उनको कुछ नहीं आता था, केवल वो गाइड से पढ़ के वो पास हो गए थे केवल, और हम्म। किसी तरह वो आ गए और पढ़ाते भी नहीं है विभाग में ठीक से टीचरों को। तो वो ये बता इलाहाबाद, रहे थे इससे बहुत अच्छी स्किल। हाँ। ये इलाहाबाद और सर विश्वविद्यालय बोले की बात कि कर रहे हैं आप। हाँ सर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही कई प्रोफेसर थे, उन्होंने बताया ऐसी हम्म बात। हम्म और उन्होंने सर ये भी कहा, और सर सही बताएं तो
किसी की राइटिंग बहुत अच्छी है, कोई लिखता बहुत अच्छा है, तो उसकी प्रतिभा सब छिपी रह जाती है ऑप्शनल में। जब लिखेगा तो पता चलेगा। और यही कारण है इलाहाबाद विश्वविद्यालय सर क्रिएट करवाता है। क्रिएट तो सर ईमानदारी या जैसे बेईमानी तो सर हर जगह पे है, लेकिन करवाता है तो सर वो देखता भी है क्या बच्चा लिखा है क्या नहीं लिखा है सर। ये भी स्थिति है। इसीलिए ठीक। यहाँ जेआरएफ को प्रायोरिटी नहीं देता। 11 को प्रायोरिटी नहीं देता मतलब सर ये आप जेआरएफ ऑब्जेक्टिव हो चाहे नेट हो, हाँ सर आपको समझ। एग्जाम देना ही है, पीएचडी एंट्रेंस ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उनको पता है कि अब ऑब्जेक्टिव रट करके जेआरएफ हुए हैं, तो इसलिए हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता ना। जैसे यूपीएससी बोलता है कि 33% होना चाहिए, डजेंट मैटर कि आपका ग्रेजुएशन में टॉप किया है आपने कि 99% है, कोई मतलब नहीं है। वो हम प्री मेंस इंटरव्यू लेंगे आपका और देख लेंगे आपको कितना आता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो क्यों जरूरत है कि जब जल जंगल जमीन पे लोग परेशान हैं, घर छूने जा रहे हैं, तो आपको आवाज उठाना है। क्योंकि पर्यावरण का जो प्रभाव होता है वो वैश्विक स्तर पे होता है, वैश्विक स्तर पे होता है। तो वैश्विक स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे और स्थानीय स्तर पे। तो स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव के लेवल पे। अगर गांव में आपके तालाब है और उस तालाब पे कोई घर बना रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, बाहुबली है, तो आपको लगता है कि हमको क्या फर्क पड़ेगा? पड़ेगा फर्क। क्योंकि उस तालाब से ही भूजल वाटर, ठीक है, भूजल जाता है और आपको पीने का पानी मिलता है। अगर गांव के तालाब सूख जाएंगे तो पानी वाटर लेवल नीचे चला जाएगा, तो आपको फर्क पड़ना चाहिए। क्षेत्रीय स्तर पे जो आपके राज्य या देश के स्तर पे है, ठीक है, अगर उड़ीसा का जल जंगल जमीन काटा जा रहा है, वहां के लोगों को दिक्कत हो रही है, तो आपको आवाज उठाना चाहिए। क्योंकि वो जो जंगल है उससे केवल उड़ीसा को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, आपको भी मिलता है, आपके पर्यावरण पे भी असर पड़ता है। अगर वहां से जंगल कट जाएंगे और ऑक्सीजन का उत्सर्जन कम हो जाएगा, तो फिर आपको भी सांस लेने में तकलीफ होगी, तो उस पर भी आवाज उठाना चाहिए। वहां तक भी असर पड़ता है। वैश्विक, अगर चाइना जैसे देश विकास के चक्कर में CO2 का उत्सर्जन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो CO2 वायुमंडल को गर्म करने में इसकी भूमिका है, लेकिन एक निश्चित मात्रा में 0.03। इससे ज्यादा अगर मात्रा हुआ तो ये गर्म भी करता है। और अगर चाइना ये कहे कि मेरा देश है, मैं कितना भी CO2 उत्सर्जन करूं, तुम्हें इससे क्या? बोलो भाई साहब, जो ये CO2 उत्सर्जन करोगे ना, इससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आएगी। और ग्लोबल वार्मिंग की जब समस्या होगी, पूरा जलवायु परिवर्तन होगा, पूरा भूमंडल गर्म हो जाएगा, तो अंटार्कटिका के ग्लेशियर पिघलेंगे, चाइना के नहीं, अंटार्कटिका के पिघलेंगे ग्लेशियर। और वो जो पानी जो जमा हुआ है, जब वो गलेगा, तो कोस्टल एरिया में, तटीय क्षेत्र में जितने देश और राज्य हैं, सब डूब जाएंगे। तो चाइना की गलती का परिणाम कौन भुगत रहा है? सारे ही देश भुगतेंगे, पूरा दुनिया भुगतेगा। तो इसलिए ये वैश्विक समस्या है। आई बात समझ में? तो जब लोगों से कुछ छीना जाता है, तो क्यों बोला जाता है लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को? पढ़ने का मतलब केवल रूम में किताब कॉपी लेके पढ़ना नहीं है, समाज को पढ़ना है और समाज में हो रही हलचलों को टटोलना है, उसको जानना है। आई बात समझ में? और उस पर रिस्पॉन्ड करना है, प्रतिक्रिया देनी है। इससे आपकी सोचने समझने की क्षमता और धारदार होगी और बढ़िया होगी। पढ़ाई से केवल आपका विकास नहीं, पढ़ाई से आपके समाज का विकास होना चाहिए। तो जितने भी लोग थे, जितने भी शानदार लोग हैं जिनको आप जानते हैं, जैसे अम्बेडकर हो गए, गांधी हो गए, और भी जो लोग हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग लिखा है CO2 के नीचे। अभी बताऊंगा, अभी कहानी सुना रहा हूँ, अभी पूरा बताऊंगा, नोट्स में मिलेगा, तनाव मत आइए आप लोग, अभी समझिए। अभी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रहा है, इन्वायरमेंट क्या, क्यों, कैसे, अभी सारी चीजें बताऊंगा, तनाव मत आइए। ठीक है। तो स्थानीय स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे और वैश्विक स्तर पे सारे ही इम्पैक्ट पड़ते हैं इसके। ठीक है। तो जब विकास होने लगा और विकास की वजह से पर्यावरण प्रभावित हो गया, तो पर्यावरण जब प्रभावित होता है तो इतना जल्दी नहीं होता। ऐसा नहीं कि आज जब विकास करेंगे आज ही पर्यावरण प्रभावित हो जाएगा। इससे दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। ठीक है। अगर आज पर्यावरण प्रदूषित कर रहे हैं तो उसका असर 10 साल बाद, 20 साल बाद दिखाई देगा। तो 10 साल या 20 साल बाद उसका प्रभाव दिखाई देगा। अभी अगर आप जल का दोहन बहुत ज्यादा करेंगे तो हो सकता है कि आपके बच्चे के लिए पीने का पानी ना बचे, आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है।
तो विकास और पर्यावरण के बीच का जो संबंध है, इसको ठीक करने के लिए जब आप देखेंगे कि 1760s और 1840 के आसपास 1760 से 1840 के आसपास जो औद्योगिक क्रांति होती है ब्रिटेन में, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, ठीक है। और इस औद्योगिक क्रांति का क्या था? अंधाधुंध विकास करना, भारत से कच्चा माल ले जाना, ब्रिटेन में उत्पादन करना और उसको क्या करना, ला करके देशों में उपनिवेशों में बेचना और फायदा कमाना। तो पूंजीवादी सोच, मुनाफाखोरी, कि फायदा चाहिए, पर्यावरण बर्बाद हो जाए, लोग बर्बाद हो जाए, देश बर्बाद हो जाए, समाज बर्बाद हो जाए, हमसे क्या, हमको कुछ नहीं, हमें फायदे से मतलब है, फायदा चाहिए हमें। मुनाफाखोरी, पूंजीवाद, पता है आपको, अमीरी और गरीबी। तो मार्क्स को पढ़ा आप लोगों ने, तो मार्क्स को पढ़ते हुए आप लोगों ने देखा कि वर्ग संघर्ष, अमीरी और गरीबी। तो अमीरों और गरीबों में औद्योगिक क्रांति के कारण अमीरों और गरीबों में असमानता बढ़ी, गरीब और गरीब हुआ, अमीर और गरीब हुआ, अमीर और ज्यादा अमीर हो गया, ठीक है। इस औद्योगिक क्रांति से, जिसमें केवल विकास पे फोकस किया गया, पर्यावरण पे ध्यान नहीं दिया गया, तो इससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा हुआ, पर्यावरण निम्नीकरण हुआ, या दूसरी भाषा में क्या है, पर्यावरण का क्षरण हुआ या डिग्रेड हुआ, डिग्रेडेशन। ये आपके सिलेबस में लगा है, ठीक है। तो वायु प्रदूषित हुआ, इंडस्ट्रियों से निकलने वाले गंदे धुएं से, जो कचड़े वाले पानी निकलता था नदियों में बहा दिया लोगों ने, जल प्रदूषित हो गया, केमिकल्स, भोजन प्रदूषित हो गया पूरा, ठीक है। तो पर्यावरण का इससे डिग्रेडेशन हुआ और एक वैश्विक स्तर पे पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हुई, क्योंकि जो जैविक ईंधन है उसका उपयोग ज्यादा किया जा रहा था, बायोफ्यूल बोलते हैं इसको, जिसमें आपका कोयला, पेट्रोल, डीजल, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो फैक्ट्रीज में क्या चल रहा है, कोयले से चल रही, ट्रेन कोयले से चल रही है। कोयला क्या है, एक जैव ईंधन है जिसकी लिमिटेड मात्रा है धरती पे, असीमित मात्रा नहीं, अक्षय ऊर्जा नहीं है ये, एक क्षय ऊर्जा है, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है ये, गैर नवीकरणीय ऊर्जा है कोयला। और ये जैव ईंधन, जब कोयला, ये सारे किससे बनते हैं, जीवाश्म से बनते हैं, जिसको जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि जब विकास की प्रक्रिया में पेड़, जानवर दो चट्टानों के बीच में आ जाते हैं, तो वो कुछ कुछ सालों के बाद वो कोयले के रूप में या उससे ईंधन के रूप में कुछ भी बन जाते हैं। और फिर बाद में लोग खुदाई करते हैं तो वहां से कोयला मिलता है, ठीक है, वहां से डीजल पेट्रोल मिल जाता है। तो ये धरती के सतह के बीच में होते हैं ये, और ये लिमिटेड मात्रा में होते हैं, इनको बनने में समय लगता है, ये तुरंत नहीं बनते हैं, ठीक है, वो रहेंगे, फिर वो अंदर की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा बनते हैं। तो इन जैव ईंधन का जो दोहन किया गया, तो चूंकि ये जीवाश्म से बनते हैं, तो जीवाश्म में कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, तो इससे CO2 का उत्सर्जन बहुत ज्यादा हुआ। तो CO2 का उत्सर्जन बहुत ज्यादा हुआ। दूसरा, जो जीवाश्म ईंधन होता है, इससे फ्लाई एश बहुत ज्यादा निकलते हैं। आप देखते होंगे घर में लकड़ी पे जब खाना बनता है तो आग से धुआं निकलता है, उसके साथ काले काले रंग का निकलता है। अगर आप थोड़ी देर बैठेंगे तो आपको चेहरे पे, बाल पे, कपड़े पे काले काले रंग का आके जम जाएगा। वो क्या है, इसे फ्लाई एश, ठीक है। तो ये फ्लाई एश जो होता है, ये हवा में छोटे कण के रूप में, जैसे एक होता है पार्टिकुलेटेड मैटर, पार्टिकुलेटेड मैटर्स, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, निलंबित कण, जिसको बोलते हैं PM। तो एक होता है PM2.5 और PM10, तो ये भी निकलता है। और फ्लाई एश, ये पार्टिकुलेटेड मैटर, जो ठोस पदार्थ होते हैं, ये सारे वायुमंडल में आकर के मिल जाते हैं। यूपीएचसीएससी पूछता है वायुमंडल की संरचना से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हर बार पूछा है। इसके बाद हम वही पढ़ेंगे, इसी का पार्ट है इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी। इन्वायरमेंट जब आप पढ़ते हैं तो इन्वायरमेंट बहुत वैज्ञानिक विषय है। इन्वायरमेंट पढ़ने के लिए आपको 3 विषय के बारे में जानकारी होना चाहिए, एक तो साइंस के बारे में, दूसरा ज्योग्राफी के बारे में, और तीसरा एग्रीकल्चर।
कृषि के बारे में। तो विज्ञान विषय की समझ होनी चाहिए आपको, भूगोल की समझ होनी चाहिए और कृषि की समझ होनी चाहिए। तो कृषि, मिट्टी की संरचना और बाकी जो चीजें होती हैं, तो ये सारे मिल करके तब जाके बनता है पर्यावरण। ठीक है, तो जब आप पर्यावरण पढ़ेंगे तो बीच में विज्ञान भी आएगा, भूगोल भी आएगा, कृषि भी आएगा। तो जब ज्यादा जैव ईंधन जलाया गया, कब? औद्योगिक क्रांति और उसके बाद, तो पर्यावरण में क्या हुआ? CO2 का उत्सर्जन ज्यादा हुआ, फ्लाई एश ज्यादा हुआ, पार्टिकुलेटेड मैटर ज्यादा आए। इससे वायुमंडल की को जो संरचना थी वो प्रभावित हुई। ठीक है, और वायुमंडल में वायु प्रदूषण की समस्या, जल प्रदूषण की समस्या, खाद्य भोजन प्रदूषण की समस्या, मृदा प्रदूषण की समस्या, तो ये सारी समस्याएं आई। और इन समस्याओं का परिणाम क्या था कि पर्यावरण का निम्नीकरण हुआ, पर्यावरण का डिग्रेडेशन हुआ, पर्यावरण का क्षरण हुआ। ठीक है, तो उस समय के जितने भी अर्थशास्त्री थे, क्योंकि अर्थव्यवस्था पे भी असर डाल रहा था ये, और जितने भी पर्यावरणविद थे, उनके लिए ये चिंता का विषय बन गया कि अब क्या किया जाए, इतनी दिक्कत वाली बात हो गई है। और विकास, कैसा विकास होना चाहिए? क्या इस तरह का विकास होना चाहिए कि हम बचे ही ना? क्या इस तरह का विकास होना चाहिए कि पर्यावरण इतना प्रदूषित हो जाए कि हम बचे ही ना? या एक संतुलित विकास होना चाहिए? ठीक है, तो क्या केवल कुछ देश या कुछ लोग इस विकास को नियंत्रित कर सकते हैं, या इसका प्रभाव अखिल भारतीय या विश्व स्तर पे है? तो वैश्विक लोगों को इस पे हस्तक्षेप करना होगा। तो इसके वैश्विक प्रभाव को देखते हुए, क्योंकि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पूरे विश्व में पड़ रहा था, पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की समस्या देखने में आ रही थी। तो इसको लेकर के संयुक्त राष्ट्र, जो यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र ने एक विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना किया। तो विश्व पर्यावरण और विकास आयोग, WECD, वर्ल्ड इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट कमीशन। ठीक है, और पहली बार 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। ठीक है, जिसमें जितने भी अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद थे, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया और इस तरह के विकास पे चर्चा किया जिससे कि पर्यावरण का प्रदूषण कम हो। ठीक है, तो इस तरह का विकास जिससे पर्यावरण का निम्नीकरण, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कम हो, इस पर चर्चा हुआ, इस पे चर्चा किया गया। ठीक है, 1972 के बाद जो अगली इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हुई वो हुई 1986 में, 1986 में। और 1986 से पहले घटना हुई थी 1984, याद है आप लोगों को? 1984 में घटना हुई थी, याद है आप लोगों को, पर्यावरण से संबंधित? भोपाल गैस सर, सर चिपको मोमेंट, हाँ, 2-3 तुक्का और मारिए आप लोग, एक तो सही हो जाएगा। चिपको मोमेंट में भी तो 1984 में एक घटना हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, और इतनी भयंकर घटना हुई थी कि मिनटों में कहानी हो गई खत्म लोगों की। ठीक है, तो वहां से भी इंडस्ट्रीज पे क्वेश्चन मार्क, किस किस तरह का विकास कर रहे हैं, किस तरह का इंडस्ट्रीज बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 1986 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक ब्रटलैंड कमीशन, ब्रटलैंड कमीशन की स्थापना किया, और इसके द्वारा इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट लेकर के आए, संपोषणीय विकास की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल
डेवलपमेंट, कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो संपोषणीय विकास का कंसेप्ट लेकर के आया गया। ब्रटलैंड या ब्रुटलैंड भी बोलते हैं इसको, BRUNDTLAND, कमीशन। ठीक है, क्या दिया इन्होंने, इस कमीशन ने क्या दिया, इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया 1987 में। क्या रिपोर्ट था, आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। तो जो हमारा फ्यूचर है वो किसी एक का नहीं है, बल्कि क्या है, साझा है। ठीक है, और इस साझा भविष्य के लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट या संपोषणीय विकास क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस में हर साल सवाल पूछता है इससे, हर सवाल, अभी तक नहीं थके हैं वो। यूपीएससी में भी पूछ लेता है। ठीक है, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपको बस दो कीवर्ड याद रखना है। जब संपोषणीय विकास की बात हो तो संपोषणीय विकास का मतलब ये कि ऐसा विकास करना है जिसमें पर्यावरण का निम्नीकरण या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या हो, कम हो या नहीं के बराबर हो। तो पर्यावरण का निम्नीकरण या पर्यावरण का क्षरण या पर्यावरण को नुकसान, अगर सामान्य भाषा में कहना चाहें तो ऐसा विकास होना चाहिए जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो या नहीं के बराबर हो। और दूसरा है क्या है, पर्यावरण का क्षरण या निम्नीकरण कब कम होगा, जब हम संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करेंगे, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करेंगे। ठीक है, तो अनुकूलतम का मतलब गांधी जी ने क्या बोला कि पर्यावरण आपकी जरूरत को पूरा कर सकता है, आपके लालच को नहीं। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितना जरूरत है उतना ही करिए। लालच आपका नहीं पूरा कर सकता पर्यावरण। पूंजीवाद का क्या कॉन्सेप्ट है, मुनाफाखोरी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति बनाना। जितना जरूरत है उतना नहीं, जितना ले सकते हैं, जितना एक्वायर कर सकते हैं उतना लेना है। मुकेश अंबानी, अभी कल का एक रील्स में दिखा रहा था कि जो नीता अंबानी है उनका जो मोबाइल है वो 3.17 CR करोड़ का है। क्या किसी एक व्यक्ति को 3 करोड़ का मोबाइल लेने की जरूरत है, क्या उसकी जरूरत है ये जरूरत नहीं है। ये क्या है, ये पूंजीवाद है कि एक आदमी के पास इतना पैसा है जो कि 90% देशवासियों के पैसा है। तो 100 में से 10 लोग इतने अमीर हैं कि उनके पास 90 लोगों का पैसा है, और 90 लोग इतने गरीब हैं, इतने गरीब हैं कि उनके पास खाने तक को पैसा नहीं है। ये क्या है, ये पूंजीवाद है, ये लालच है। पर्यावरण का निम्नीकरण तब नहीं होगा जब हम अपनी जरूरत की चीजों को पर्यावरण से लेंगे। लालच के लिए स्थान नहीं है। लालच के लिए तो हम चाहेंगे सारा सब कुछ हमारा ही हो जाए, सारे पेड़ काट दो, ये फैक्ट्री बना दो, वो बना दो, जितना जरूरत है। तो हमें इको फ्रेंडली, अब देखेंगे आप, इको फ्रेंडली कॉन्सेप्ट आया, हर चीज इको फ्रेंडली। जैसे शिव मुझे देवताओं में सबसे अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं, एक तो वो आदि देव हैं, देवों के देव हैं। दूसरा इको फ्रेंडली है, पर्यावरण प्रेमी है शिव। शिव कंक्रीट के मकान में नहीं रहते, जो गुफाएं हैं, कंदराएं हैं, जो प्राकृतिक आवास है वहां रहते हैं। शिव कोई सिल्क रेशम का कपड़ा नहीं पहनते हैं, नेचुरल जो वस्त्र है वो धारण करते हैं, वृक्ष छाल ये सारी चीजें पहनते हैं। उनका भोजन देखेंगे तो भोजन वही सारी चीजें हैं जो प्राकृतिक चीजें हैं, कंदमूल और बाकी चीजें। ठीक है, तो प्राकृतिक चीजें, जड़ी बूटी का सेवन करना, जो प्रकृति की देन है उसका सेवन करना। शिव बहुत बड़े प्रकृतिवादी हैं। अगर कहा जाए कि शिव ऐसे देवता है जो इन्वायरमेंटलिस्ट है तो ये बड़ी बात नहीं होगी। या ये कहे कि पर्यावरण को लेकर के अगर कोई देवता है तो कौन सा देवता है, तो बताइए कि शिव है।
जल चढ़ाइए बस काम हो जाता है उनका, खुश हो जाते हैं वो। भांग चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, सारे प्रकृति में मिलता है, ऐसे ही मिलता है। और क्या चाहिए उनको? बेलपत्र चाहिए, बेलपत्र तोड़िए चढ़ा दीजिए, खुश हो जाते हैं वो। ना उन्हें सोना चाहिए, ना हीरा चाहिए, ना कुछ चाहिए। पार्वती जी की जब शादी थी, पार्वती जी कहती थी आपके साथ, मतलब लोगों ने कहा कैसे रहोगी उस आदमी के साथ, कैसे रहोगी? वो तो अघोरी है एक नंबर का, भांग खा करके और भभूत लगा करके घूमते रहते हैं, कहीं भी रह लेते हैं, कहीं भी सो जाते हैं, प्रकृति के शरण में रहते हैं। तो सबसे बड़े प्रकृतिवादी अगर कोई देव हैं तो वो शिव हैं। अब उनका एक एक्टिविटी नहीं देख सकते हैं, एक चीज नहीं दे सकते हैं जिससे जो पर्यावरण के अगेंस्ट हो। तो लोग क्या बोलते हैं कि हम शिव के भक्त हैं, और 90% लोग शिव के भक्त हैं। क्यों? क्योंकि उसी बहाने भांग मिल जाता है पीने को, और भी कई सारी चीजों में छूट मिल जाती है। अगर बम 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 तो बढ़िया श्रावण मास चलता है तो देखिए जनता को एकदम सड़कों पे खुलेआम चल रहा है। करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बस भगवा वस्त्र पहन लेना है और बोल बम बोल देना है। उसके बाद पुलिस भी आपके आसपास नहीं आएगी, आके आपका पैर सहलाएगी कि बम कहीं चोट तो नहीं लगा आपको। लेकिन शिव ने जो बोला है उसका 1% भी अपने व्यक्तित्व में लेकर के नहीं आना है। अगर पर्यावरण संरक्षण शिव करते हैं तो वो लेकर के नहीं आएंगे लोग। और शिव नहीं, राम को भी मानने वाले लोग। राम के जीवन से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? त्याग करना। जो जो व्यक्ति बचपन में अपने भाइयों के लिए त्याग किया, फिर अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए राज्य तक छोड़ दिया, फिर अपनी पत्नी के लिए लड़ाई लड़ा जा करके, उसके बाद राज्य के लिए पत्नी को छोड़ दिया। तो जिस व्यक्ति त्याग ही जिसका जीवन है राम बनना आसान नहीं। राम बनना आसान काम नहीं है। केवल जय श्री राम बोल देने से राम के भक्त नहीं हो जाते हैं। अगर आप सच में किसी के भक्त हैं तो उसके चरित्र को और उसके जो जीवन के संदेश है उसको अपने जीवन में उतारिए, त्याग कर करके दिखाइए। ठीक है? त्याग करके दिखाइए। अगर आप सच में राम मानते हैं तो त्याग करके दिखाइए। जय श्री राम बोल के दूसरे का घर हथिया लेना, दूसरे को परेशान करना, ये राम ने थोड़े सिखाया है। ये तो आप उनको बदनाम कर रहे हैं। तो राम को, मेरे राम को कोई बदनाम ना करो। तो इस वाले भाव से राम को बदनाम नहीं करना है। शिव को मानते हैं तो प्रकृति प्रेमी बनना है, पर्यावरण बनना है, भांग धतूरा और बेलपत्र खा के काम चला लेना है। बर्गर पिज्जा नहीं खाना है। ठीक है? तो ये सारी चीजें। दूसरा क्या करना है? भावी पीढ़ी को ध्यान में रखना है भाई। भावी पीढ़ी की, अब अभी तो हम सब खा लेंगे पी लेंगे, अब की जो आने वाली जनरेशन है, जो बच्चा है, उसके लिए कहाँ पानी बचेगा, कहाँ कुछ बचेगा। तो भावी पीढ़ी के लिए क्या करना है? भावी पीढ़ी के लिए आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, उनकी भी मूलभूत, उनको भी मिल जाए रोटी कपड़ा और मकान, उसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है? तो जब भी पूछे संपोषणीय विकास क्या होता है तो दो चीज बताना है। संपोषणीय विकास का मतलब कि पर्यावरण का निम्नीकरण या क्षरण न हो, ऐसे संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना है, नंबर 1। ठीक है? और संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग ऐसे करना है जो कि भावी पीढ़ी के लिए भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बच जाए। तो पर्यावरण का निम्नीकरण कम करना है और आने वाली जनरेशन या पीढ़ी को ध्यान में रखना है, ये भी करना है आपको। क्लियर है सबको? कोई पूछेगा संपोषणीय विकास क्या होता है, बता पाएंगे आप लोग? बता दीजिए कि 2 टॉपिक है, 2 पॉइंट्स है बस। बोलिए कि संपोषणीय विकास का मतलब ऐसे विकास से है जिसमें संसाधनों का ऐसा उपयोग किया जाए जिसमें कम से कम पर्यावरण डिग्रेड हो और आने वाली पीढ़ी के लिए भी सामान बचा रहे, संसाधन बचा रहे। सब कुछ अपने खा पी के सपाचट नहीं कर देना है, बचा देना है सामने वालों के लिए। ठीक है? तो ये बहुत आसान सा टॉपिक है, संपोषणीय विकास। बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछता है, जिसको समझ में आ जाता है वो खट से मारता है, सही कर देता है। चाहे यूपीएससी पूछ ले, चाहे पीसीएस पूछ ले, चाहे कोई आगे पूछ ले, बोलिए बता देंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? संपोषणीय विकास को सतत विकास भी बोलते हैं। तो सतत विकास लिखा है तब घबराइएगा मत। बोलिएगा कि ठीक है, सतत का मतलब कि जो कॉन्टिन्यूअस हो, जो आने वाली पीढ़ी के लिए बचे। और क्या करते हैं? और कलाकारी करते हुए उसको लिख देते हैं टिकाऊ विकास। टिकाऊ, तो टिकाऊ का मतलब कि जो चीज हो टिकाऊ, जो सतत हो, जो लगातार चलता रहे, ऐसा नहीं कि एक दिन चले और खत्म हो जाए। ठीक है? तो अगर मैं पूछूं कि क्या संपोषणीय विकास वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है? हाँ सर।
यस सर। बिल्कुल करता है। तो मैंने क्या बोला कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता या जरूरत को पूरा करता है, लालच को नहीं, ये ध्यान रखना है। और आने वाली पीढ़ी के लिए भी चीजें बची रहे, उस पे भी वो काम करता है। तो जब ये होगा, जब ये सारी चीजें अगर की जाएंगी, संसाधनों का, रिसोर्सेज का ऐसे अनुकूलतम उपयोग किया जाएगा, तो इससे क्या क्या फायदा होगा। नंबर वन, क्यों लेकर के आया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर पूछे इससे फायदा क्या होगा, तो कुछ पॉइंट्स, जो इतनी कहानी सुनाई गई, कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। क्या फायदा होगा, क्या इससे आर्थिक स्थिरता आएगी कि नहीं आएगी? आएगी सर। आएगी। तो आर्थिक स्थिरता आएगी तो पर्यावरण का अर्थव्यवस्था से सीधा संबंध है, ध्यान रखना है। इसलिए मैंने बोला पर्यावरणविद और अर्थशास्त्री दोनों ही थे, ठीक है। तो पर्यावरणविद और अर्थशास्त्री दोनों ही थे। 1972 स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है। 1986 ब्रटलैंड कमीशन, 1987 आवर कॉमन फ्यूचर, परीक्षा में पूछ लेता है कि किस वर्ष में आया था। और संपोषणीय विकास के बारे में सबसे पहले किस में बात किया गया, तो ब्रटलैंड कमीशन के आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में बात किया गया था। तो याद रखना है, यहीं से सवाल पूछता है। तो आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी क्या क्या होगा, अगर आप संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करेंगे, मतलब कि जितने पानी की जरूरत है उतना यूज करिए, अननेसेसरी वेस्ट मत करिए, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, पानी बहाते रहते हैं, पानी बह रहा है उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। वो गांव में रहते हैं, गांव का पाइपलाइन लीक कर रहा है, पूरा पानी सड़क पे बह रहा है, उसी के रास्ते रोज आएंगे जाएंगे, बस बचा के जाएंगे कि मेरे ऊपर ना आए। उन्हें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि पानी बर्बाद हो रहा है। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि अगर एक व्यक्ति ज्यादा पानी बर्बाद कर रहा है तो कल को उनको भी पानी कम पड़ेगा। पर्यावरण किसी एक व्यक्ति की बपौती नहीं है कि वो जितना चाहेगा उतना बर्बाद करेगा, ना किसी देश की है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति या एक देश बर्बाद करेगा तो पूरे ही मानव समाज पे उसका प्रभाव पड़ेगा। तो अगर आपके सामने ऐसा कुछ होता है, तुरंत जाकर के रोकिए और बोलिए कि नहीं, ये नहीं करना है आपको। और फिर उस पर भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एक्ट है, अधिनियम है, कौन कौन से कानून है, किस किस कानून के तहत उनको सजा हो सकती है, सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करनी है, मतलब कि पर्यावरण का ऐसा उपयोग करना है जिससे आर्थिक विकास होता रहे। जैसे लोग कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वार जो होगा पानी को लेकर के होगा, ठीक है। अब आर्थिक स्थिरता रहेगी तो एग्रीकल्चर कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। तो आपने सुना होगा सतत कृषि, जैविक खाद का उपयोग करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि थोड़े से खेत में ज्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में आपने क्या किया, ज्यादा केमिकल्स डाल दिया, ज्यादा खाद डाल दिया उसमें, तो वो जो होगा मानव स्वास्थ्य पे करेगा, वो फूड चेन में चला जाता है, फूड साइकिल में चला जाता है, और वो बहुत गहरे स्तर तक प्रभावित करता है, ये बताऊंगा आपको। तो सतत कृषि, ग्रीन एनर्जी आपने सुना होगा, हरित ऊर्जा, जैसे एलईडी बल्ब्स, इसमें क्या होता है, एनर्जी का कंजप्शन कम होता है। तो पहले आप देखते थे 100 वाट का बल्ब जलता था, एक ही बल्ब होता था। अब तो 100 वाट में 20 बल्ब जल जाएंगे, 5-5 वाट के एलईडी बल्ब, और ठीक ठाक लाइट देता है, क्या दिक्कत है उसमें। गांव में क्या किया गया है, सोलर पैनल लगा के लाइट लगाए गए हैं, तो दिन भर धूप से सोलर पैनल चार्ज होता है, रात में लाइट रहती है गाँव में। ये क्या है, ये सस्टेनेबल है, क्योंकि सूर्य की जो ऊर्जा है अक्षय ऊर्जा बोला जाता है, कभी खत्म नहीं होगी, मतलब बहुत साल चलेगी, इतनी जल्दी नहीं खत्म होगी, खत्म होगी लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन कोयला और बाकी चीजें खत्म हो जाएंगी। और क्या आएगा, आर्थिक स्थिरता के साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट से और क्या फायदा होगा, सामाजिक स्थिरता आएगी, सोशल सस्टेनेबिलिटी, सामाजिक स्थिरता। सामाजिक स्थिरता में क्या होगा, समाज में सभी लोगों को, अगर हम संपोषणीय विकास करेंगे या संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करेंगे, मार्क्स ने क्या बोला था, मार्क्स ने बोला जो उत्पादन के संसाधन है, जो आर्थिक स्ट्रक्चर है, वही समाज का मेन स्ट्रक्चर है। तो उत्पादन के संसाधनों पर कुछ मुट्ठी भर लोगों ने कब्जा कर रखा है, और वो मुनाफाखोरी, फायदा, अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। और थॉमस हॉब्स ने क्या बोला कि मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है,
भय बिना होई न प्रीत, बिना भय के प्रीत नहीं होती है। गांधी जी ने कहा कि जो जमींदार लोग हैं किसानों को स्वेच्छा से अपनी जमीन दान कर दें। जमींदारों ने कहा अच्छा, इतनी मेहनत से दलाली की थी हमारे बाप दादा ने, अंग्रेजों की दलाली करके जमींदारी ली थी, ऐसे दे देंगे, फ्री में दे देंगे? इसके लिए ईमान बेचा है अपना, चरित्र बेचा है अपना, सब कुछ बेचा है, तब जाके अंग्रेजों ने जमीन दिया हमें या नवाबों ने। क्योंकि कोई भी इतनी ढेर सारी जमीन लेके पैदा नहीं हुआ है, कोई भी नहीं लेकर के पैदा हुआ है, और ईमानदारी से कोई इतनी जमीन कमा ले, संभव ही नहीं है, जब तक कि गठजोड़ ना करे वो। ठीक है, तो संसाधनों का अगर अनुकूलतम उपयोग होगा, अनुकूलतम बंटवारा होगा, तो इससे समाज में स्थिरता आएगी। मार्क्स कह रहे हैं अगर अगर संसाधनों का बंटवारा ठीक से नहीं होगा, मुट्ठी भर लोग 90% लोगों का संसाधन कब्जा करके बैठेंगे, गांव में 4 लोग हैं उनके पास गांव की पूरी जमीनें हैं, और बाकी के जो 96 लोग हैं, 96 लोग हैं, उन जमीनों पे मजदूरी करते हैं जाकर के, उन जमीनों पे मजदूरी करते हैं, और उनकी पीढ़ी मजदूरी करते आ रही है। ऐसा नहीं कि उन्होंने मजदूरी किया और उनका जनरेशन सुधर गया है, ऐसा नहीं है। उनकी पूरी पीढ़ी, मतलब बाप ने भी किया, दादा ने भी किया, बेटा भी कर रहा है उनके यहाँ मजदूरी जाकर के, क्योंकि वो इतना ही देते हैं उसको जिससे उसका पेट पल पाए, आजीवन जन्म जन्मांतर तक उनका मजदूर बना रहे, ऐसी व्यवस्था वो सुनिश्चित करते हैं। उनका बेटा पढ़ने ना पाए, आगे ना बढ़ने पाए, नौकरी ना मिले उनको। तो मार्क्स ने कहा जब इस तरह की सामाजिक संरचना रहेगी, वर्ग संघर्ष होगा, तो किसको किसको झटका लगेगा? सामाजिक स्थिरता को। समाज में क्या आएगी? अस्थिरता आएगी। ठीक है, तो अगर हम इस तरह का विकास करेंगे जिसमें कि संसाधनों का उचित बंटवारा हो, संसाधनों के साथ न्याय हो, तो सामाजिक स्थिरता आएगी। हरित क्रांति भारत में आई, तो भारत में हरित क्रांति लेकर के इसलिए आ गया क्योंकि खाद्य संकट था भारत के सामने। तो ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में सामाजिक असमानता का एक बहुत बड़ा कारण है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बाद में रिपोर्ट में आया, और उसमें बताया गया कि जो पश्चिम भारत के जो किसान हैं, जिनके पास बड़े जोत थे, बड़े खेत थे, उनको हरित क्रांति से वो और ज्यादा धनी हो गए। लेकिन जो छोटे जोत वाले किसान थे, जैसे पूर्वी भारत, उत्तर प्रदेश बिहार, या पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार और बाकी जहां पे जोत की आकार छोटे हैं, उनको इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला। लेकिन सरकार को चीज पता थी, सरकार के सामने मजबूरी थी, खाद्य संकट था, फसल उपजाना था, तो उसने इसको, समझ पा रहे इसको? तो आपको सामाजिक स्थिरता लेकर के आने के लिए सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट करना होगा, नहीं तो समाज में दिक्कत हो जाएगी। पर्यावरण में स्थिरता लेकर के आना है, तो प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग हो। जैव विविधता का संरक्षण करना है। जैव विविधता का मतलब कि जीव और जंतुओं की जो विविधता पाई जाती है। एक है थ्योरी ऑफ एनार्की, उसमें ये दिखाया गया है कि अगर एक तितली भी मरती है तो इस ब्रह्मांड के सारी चीजों पे उसका असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि सारे जीव जंतु, सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसीलिए जैव विविधता संरक्षण के अंतर्गत सरकार ने क्या कर रखा है? लिस्टिंग कर रखी है कि कौन सी जाति विलुप्त होने वाली है, कौन नियर थ्रेटेंड है, किस पे संकट है, कौन संकटापन्न है, और उन्होंने रेड डेटा बुक बना रखा है। ठीक है, परीक्षा में पूछ लेता है कि रेड डेटा बुक क्या है, तो रेड डेटा बुक उन प्रजातियों की सूची बनाता है जो या तो विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पे हैं, या जिन जो वल्नरेबल हैं, जिन पे संकट है। समझ पा रहे हैं? तो ये सारी चीजें पर्यावरण के अंतर्गत आती। जैव विविधता सुनिश्चित करना, क्योंकि अगर वो नहीं रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये सारे चैलेंजेस थे, ये सारी चीजें करनी थी। इसके बाद इन लोगों ने 1992 में रियो डी जेनेरो, संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया, ब्राजील का जो रियो डी जेनेरो है, तो ब्राजील में रियो डी जेनेरियो, ठीक है, यहां पे उन्होंने जलवायु परिवर्तन और संपोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या किया? विकास, इनको ध्यान में रख करके कि ऐसी विकास जो जलवायु परिवर्तन
को कम प्रभावित करे, जो संपोषणीय विकास को बढ़ावा दे, इनको लागू करने वाली योजनाओं को, लागू करने वाली योजनाओं के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए, गाइडलाइंस, दिशा निर्देश जारी किया गया। ठीक है, तो इस पे दिशा निर्देश जारी किया गया। तो दिशा निर्देश में क्या होगा कि इस तरह के हम आर्थिक संपोषणीयता सुनिश्चित करें, सामाजिक संपोषणीयता सुनिश्चित करें, ठीक है, और पर्यावरणीय संपोषणीयता सुनिश्चित करें, सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करें। और इसके आधार पे 2000 में क्या हुआ, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, जिसमें आप क्या आते हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, जिसका समय कब से कब था, 2000 से लेकर के 2015 तक। तो मैंने आपको बोला कि पर्यावरण में क्या होता है, दीर्घकालिक उपाय या दीर्घकालिक प्रभाव होता है, तो उसमें कोई 1 साल 2 साल के लिए नहीं होता, 15 साल ऐसे होगा। ठीक है, तो इन्होंने लक्ष्य रखा कि हमारा लक्ष्य होगा, क्या लक्ष्य होगा कि हम जलवायु परिवर्तन को कम प्रभावित करें, संपोषणीय विकास को बढ़ावा दें। संपोषणीय विकास का मतलब सोशल सस्टेनेबिलिटी, सामाजिक स्थिरता, आर्थिक स्थिरता और पर्यावरणीय स्थिरता, तीनों को सुनिश्चित करना है। तो इसमें इन्होंने 8 लक्ष्य बनाए और 8 लक्ष्यों को सुनिश्चित करने के लिए 2000 से लेकर के 2015 तक का समय दिया गया। इसी को हम बोलते हैं सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। ठीक है, तो उस समय जो 189 कंट्रीज थी, उन लोगों को यह लक्ष्य दिया गया। और इसी के बाद जो दूसरा लक्ष्य दिया गया वो है एसडीजी, जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो पूछता है कि एसडीजी क्या होता है, तो बोलिए कि एसडीजी एक संपोषणीय विकास लक्ष्य है। पूरे दुनिया में संपोषणीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए कुछ लक्ष्य दिए गए हैं और इसका समय रखा गया 2015 से 2030 तक। तो 2015 तक ये थे, 8 लक्ष्य थे, फिर 2015 से 30 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लेकर के आया गया और जो ये 8 लक्ष्य थे उसको मर्ज करके टोटल एसडीजी 17 एसडीजी बनाई गई। ठीक है, तो आप लोगों को जो नोट शेयर किया गया है, नोट्स पे आ जाइए। ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड नोट्स है और आपको जितनी सारी चीजें बताई है सारे नोट्स में है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, चार्ट और कब कब कौन सी आई थी चीजें, तो यहाँ सारी दी हुई है, तनाव नहीं लेना है, एक बार पढ़ लेना है। आज की क्लास का उद्देश्य था आपका बेसिक तरीके से इसको समझाना, नोट्स और बाकी चीजें आपको मिल जाएंगी, उसके लिए परेशान नहीं होना है। उसके बाद आ गया सस्टेनेबल मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो 2000 में कौन कौन से 8 गोल थे, भूखमरी और गरीबी को समाप्त करना, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, लिंग समानता, ये 8 के वो लोगो हैं। ठीक है, लिंग के समानता करना, शिशु मृत्यु दर घटाना, मातृत्व स्वास्थ्य स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, एचआईवी एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों से छुटकारा पाना, पर्यावरण सततता और वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना है। इंपॉर्टेंट कौन सा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2030 में ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो 193 कंट्री ने सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में 1 जनवरी 2016 से इसको लागू किया। तो एसडीजी कब लागू हुआ था, 1 जनवरी 2016 से। ठीक है, और इनका लक्ष्य क्या है, एजेंडा 2030 है। तो 2030 तक, अभी 2025 चल रहा है, 5 साल और बचा हुआ है, तो 2030 तक इनको क्या करना है, ये 17 लक्ष्य पूरा करना है। तो इसमें जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के 8 टारगेट थे उसको भी इसमें शामिल कर दिया गया है। ठीक है, तो एजेंडा 2030 में क्या क्या चीजें हैं, पहला गरीबी को खत्म करना है, दूसरा भूखमरी, तीसरा अच्छा स्वास्थ्य और चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पूछ लेता है कि एसडीजी 4 क्या है, तो बताइए कि एसडीजी 4 क्वालिटी एजुकेशन से है। जो आप क्वालिटी एजुकेशन बार बार पढ़ते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन क्या होता है क्या होता है, तो उसको एसडीजी में भी शामिल किया गया है। ठीक है, और 5 क्या है, लैंगिक समानता।
तो एक बार इसको गो थ्रू कर जाइए, पूछ लेता है परीक्षा में कि एसडीजी, जैसे शिक्षा से रिलेटेड पूछ लेगा, लैंगिक समानता से रिलेटेड पूछ लेगा। एसडीजी 6 क्या है? साफ पानी और स्वच्छता, ठीक है। 7 क्या है? स्वच्छ ऊर्जा, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी। 8 क्या है? अच्छा काम और आर्थिक विकास। 9 क्या है? उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा का विकास। 10वां क्या है? असमानता में कमी करना है, ठीक है। टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास, तो टिकाऊ लिखा था, अगर मैं कहूं सस्टेनेबल सिटी और कम्युनिटी डेवलपमेंट, तो ठीक बात होगी। 12 लक्ष्य क्या है? जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। और लक्ष्य 13 है जलवायु परिवर्तन। 14 है पानी में जीवन, जो वाटर सिस्टम है, जो इकोटिक सिस्टम है, उसको करना है, ठीक है। तो इकोटिक सिस्टम में समुद्र, महासागर सारे जा जाते हैं, तो वहां पे जो जल है, जलीय जीव जंतु हैं, उनको भी ठीक करना है। और लक्ष्य 15 है भूमि पर जीवन, तो इसमें जितने भी स्थल पे पाए जाने वाले इकोसिस्टम्स हैं, वो सारे आ जाएंगे। आगे इन्वायरमेंट में भी सारी चीजें आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगी सारी चीजें। शांति और न्याय के लिए संस्थानों को बढ़ावा देना। और 17 है सामूहिक साझेदारी, सब लोग मिल करके काम करें। तो ये 17 लोगोज हैं, ठीक है, जो लोगो हैं इनके, ये आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो इन्वायरमेंट का टॉपिक 1 डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, जिसमें एमडीजी और एसडीजी पढ़ना था, ये हमने पढ़ लिया है। इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट। तो मानव का पर्यावरण से अंतःक्रिया या सहसंबंध, मानव जनित गतिविधियों का पर्यावरण पे प्रभाव, ठीक है, उसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है? नोट्स आपको शेयर किया है और इसमें सामान्य और इजी लैंग्वेज में सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। तो ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन कल ही हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको आप लोग आज पढ़ करके आएंगे, कल इस पे बातचीत करेंगे। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो 6 बजे आज एक क्वेश्चन पेपर हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, या कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे यूपीएचसीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो एनटीए में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो वहां से उनको सवाल पूछे जाएंगे। तो 5 बजे आइए आप लोग, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। हो सकता है परीक्षा में डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहां से क्वेश्चन आ जाए, तो अगर एक भी क्वेश्चन आ गया या एक भी क्वेश्चन सही करने में आप लोगों को मदद मिलती है उससे, तो मैं ये समझूंगा कि उस पर किया गया मेहनत सफल हो गया, ठीक है। तो 1% के लिए मेहनत करना है। मिलते हैं 5 बजे से, अभी के लिए इतना ही।